नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन लोकतंत्र के गुण और दोषों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अपने लोकतंत्र की अर्थ परिभाषा के बारे में जान चुके हैं, लोकतंत्र के लक्षणों या विशेषताओं के बारे में जान चुके हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था लोकतंत्रीय व्यवस्था होती है। चूँकि विश्व में 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएँ होती है: राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, तानाशाही शासन व्यवस्था और लोकतंत्रीय। उसमें सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था मानी जाती है। इनमें कौन सी खूबियाँ है जिसके कारण हम इसको सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, तो सर्वप्रथम इसी चीज़ों पर अपन ध्यान देंगे। राजतंत्रात्मक और कुलीनतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में शासन शक्ति का प्रयोग एक वर्ग विशेष के कल्याण के लिए ही किया जाता था और प्रमुख रूप से इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए ही प्रजातंत्रात्मक पद्धति की स्थापना की गई। यानी इस प्रकार की शासन व्यवस्था इस पहले चलती थी, राजतंत्रात्मक, कुलीनतंत्रात्मक या अधिनायकवादी शासन व्यवस्था है, तो उसमें एक वर्ग विशेष को विशेष महत्व दिया जाता था और सर्वसाधारण को कोई ज़्यादा महत्व या तवज्जो नहीं दी जाती थी। जबकि लोकतंत्रीय व्यवस्था में सभी को समान महत्व दिया जाता, कोई वर्ग विशेष से कोई विशेष शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती। इनका सर्वप्रथम गुण है जन कल्याण की साधना, यानी जनता के कल्याण ही लोकतंत्र की साधना है। लोकतंत्र में जनता के उन प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है जिसका चुनाव जनता एक निश्चित समय के लिए करती है। जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्णतया परिचित होती है। यानी ये अपने आप स्पष्ट है कि चूँकि जो प्रतिनिधि होते हैं शासन चलाने वाले, वो जनता द्वारा ही निर्वाचित किए जाते हैं, इसलिए उनका एक ही लक्ष्य होता है कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण किया जाए, उनको हित किया जाए। दूसरा है सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। प्रजातंत्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है और इसके अंतर्गत सबसे अधिक शीघ्रतापूर्वक और आवश्यक रूप से जनता के हित में कार्य किए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर गारंदर के शब्दों में लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरे किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन अधिक कार्यकुशल होता है। इसके अलावा सार्वजनिक शिक्षण भी मिलता है लोकतंत्र में शासन व्यवस्था के बारे में, क्योंकि अन्य शासन व्यवस्थाओं में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती है, जबकि लोकतंत्र में सीधी भागीदारी जनता की होती है। इसलिए वो शासन व्यवस्थाओं की बारे में भी जनता को शिक्षा मिलती है। लोकतंत्र शासन का ही एक प्रकार नहीं, अपितु राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार भी स्वभाव था। इसके प्रयोग द्वारा जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी प्रकार का शिक्षण प्राप्त होता है। जबकि राजतंत्र और कुलीनतंत्र के अंतर्गत जनता सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहती है, लेकिन लोकतंत्र में मताधिकार और जन नियंत्रण के कारण जनता स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि लेने लगती है। इसके अलावा मनोविज्ञान के भी अनुकूल है, यानी मनुष्य में ये मानवीय गुण होता है कि उसको जो काम सौंपा जाता है उसकी वो अपने आप को वो जिम्मेदारी समझता है। तो इसी प्रकार इसमें चूँकि लोकतंत्र में लोगों को मताधिकार प्राप्त होता है, तो इससे ये मानसिक संतुष्टि मिलती है कि वह स्वयं सरकार बनाता है, सरकार के ऊपर नियंत्रण उसका है। तो इस प्रकार मनोविज्ञान के भी अनुकूल है। इसके अलावा जनता का नैतिक उत्थान भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण है। देशभक्ति का स्रोत। लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने के कारण जनता शासन और राज्य के प्रति एक प्रकार का लगाव अनुभव होता है, यानी अपने आप लोगों के प्रति, लोगों का शासन के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। उसको महसूस होता है कि ये जो शासन व्यवस्था चलाई जा रही है वो हमारे द्वारा ही निर्वाचित है। जिस प्रकार उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होती है। मिल ने सही विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ावा देता है, क्योंकि नागरिक ये अनुभव करती है कि सरकार उन्हीं से उत्पन्न हुई वस्तु है और अधिकारी उसके स्वामी न होकर सेवक है। इसके अलावा क्रांति से सुरक्षा, क्योंकि अन्य शासन व्यवस्थाओं में जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो कई बार क्रांतियाँ भी देखने को मिलती है, जबकि लोकतंत्र में तो प्रत्येक 5 साल में या निर्धारित समय के बाद में समय समय पर चुनाव होते हैं और शांतिपूर्वक सत्ता का परिवर्तन होता है। और हमारे देश में भी अपन देखते हैं कि 1950 से लेकर जब जब चुनाव हुए हैं तो बिना किसी हिंसा या खून खराबे के शांतिपूर्वक सत्ता में परिवर्तन हुए, नए प्रधानमंत्री बने, नए राजनीतिक दलों का शासन स्थापित हुआ है। इस प्रकार क्रांति का कोई भय लोकतंत्र में नहीं रहता। इसके अलावा समानता और स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था है। लोकतंत्र व्यक्तियों की समानता के आदर्श पर आधारित है। अपनी विशेषताओं में भी बड़ा है कि लोकतंत्र की ये विशेषता होती है समानता, स्वतंत्रता आदि। तो लोकतंत्र का ये अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करना।
एक देश की शासन व्यवस्था नागरिकों के व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। शक्ति पर आधारित निर्णायकवादी शासन व्यवस्था लोगों में संघर्ष की भावना पैदा करती है। जो जन इच्छा पर आधारित लोकतंत्र नागरिकों में सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, स्नेह, प्रेम, व्यवहार, विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करता है। यानी अधिनायकवादी व्यवस्था में संघर्ष की भावना पैदा होती है, जबकि इसमें सहयोग, सहिष्णुता की भावना पैदा होती है। विश्व शांति का समर्थक। विश्व शांति वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इस विश्व बंधुत्व पर आधारित लोकतंत्र के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। राजतंत्र, सैनिक तंत्र और फासिस्ट तानाशाही सरकारों में दूसरे देशों की विजय पर बल दिया जाता है। यानी वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की होती है, सीमा अपने देश की सीमाओं को बढ़ाना चाहती है अन्य शासन व्यवस्था, जबकि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था शांति को महत्व देती है। और आज विश्व में चूँकि जब परमाणु बमों का आविष्कार हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में सर्वनाश से बचाने का एक ही रास्ता बचता है, शांति, और वह शांति व्यवस्था लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में ही रह सकती है। विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता के वातावरण का लगभग अभाव ही होता है और स्वतंत्रता के अभाव में विज्ञान का विकास संभव नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र में चूँकि विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ विकास संभव है, चूँकि यहाँ स्वतंत्रता और समानता को महत्व दिया जाता है। तो सर्वप्रथम तो लोकतंत्र और विज्ञान दोनों को नैतिक मूल्य एक जैसे होते हैं और सत्य के संबंध में इसका दृष्टिकोण भी एक सही है। दोनों का विश्वास है कि व्यक्ति और प्रयोग सत्य तक पहुंचने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। जैसा कि मैयो ने कहा है कि एक स्वतंत्र समाज में वैज्ञानिक विकास की बहुत अधिक संभावनाएं होती है। इस प्रकार ये विज्ञान का भी प्रोत्साहक है। अब अपन लोकतंत्र के विभिन्न गुणों के बारे में पढ़े हैं कि इसमें कितनी अच्छाई है, लेकिन उसमें कुछ विद्वानों ने खामियां भी बताई है। हालांकि वो खामियां लोकतंत्र में नहीं है, लोकतंत्र को प्रयोग करने वाले, लोकतंत्र में जीने वाले लोगों की खामियों के कारण उस लोकतंत्र में कुछ दोष आ जाते हैं। तो अपन पढ़ते हैं लोकतंत्र में क्या खामियां विद्वानों ने बताई हैं। यदि एक और लोकतंत्र के गुणों का विस्तृत विवेचन किया जाता है तो दूसरी ओर अत्यंत कटु शब्दों में इसकी भर्त्सना भी की जाती है। टेरीलैंड ने इसे दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा, तो लुडोविसी ने इसे प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है। प्रजातंत्र की मुख्य आलोचनाएं इस प्रकार हम देखते हैं। अयोग्यता की पूजा, मूर्खों का शासन। तो जो आलोचक है उनका कहना है कि लोकतंत्र शासन इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही मत दिया जाना चाहिए, लेकिन योग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होती। यानी उनका कहना है कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक मत होता है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता समान नहीं होती। तो इस प्रकार यहाँ एक मूर्ख और पागल का भी उतना ही महत्व है जितना कि एक विद्वान बुद्धिजीवी व्यक्ति का होता है। तो उनका कहना है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था निश्चित रूप से मूर्खों की शासन व्यवस्था हम कह सकते हैं। इस प्रकार लेखकी ने कहा कि निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार कहा है। दूसरा है दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव। क्योंकि लोकतंत्र में दलीय प्रणाली द्वारा ही शासन का संचालन होता है, किंतु ये राजनीतिक दल अपने व्यवहार से लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है। राजनीतिक दलों का निर्माण तो साधारणतः राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है, किंतु व्यवहार में ये राजनीतिक दल ये इनके प्रकार यानी जैसे तैसे शासन शक्ति प्राप्त करने का ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। यानी उस सिद्धांतों से दूर भाग जाती है। जब उनका निर्माण होता है तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम के आधार पर होता है, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही रहता है कि सत्ता को कैसे प्राप्त किया जाए। तो यह भी एक लोकतंत्र में दोष माना गया है। इसके अलावा आलोचकों को कहना है कि यहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा पनपता है। सैद्धांतिक स्थिति से जो भी व्यवहार में लोकतंत्रीय शासन बहुत अधिक भ्रष्ट होता है। व्यवहार में शासन एक राजनीतिक दल विशेष की इच्छानुसार ही, चूँकि यहाँ बहुमत का शासन होता है और एक राजनीतिक दल को सत्ता प्राप्त होती है, उसकी इच्छानुसार ही शासन चलाया जाता है। तो आलोचकों को कहना है कि वहाँ यहाँ भ्रष्टाचार पनपता है। इसके अलावा सार्वजनिक धन और समय का भी अपव्यय। आलोचकों को कहना है कि समय समय पर जब चुनाव होते हैं तो समय का भी अपव्यय होता है, और जब चुनाव में अरबों रुपए खर्च होते हैं तो धन भी अपव्यय होता है। तो ये लोकतंत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि अन्य शासन व्यवस्था में चुनाव निर्वाचन होते ही नहीं है, तो वहाँ धन और समय का अपव्यय नहीं होता। तो ये भी आलोचकों ने लोकतंत्र की कमी मानी है। सर्वतोमुखी प्रगति की असंभावना। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में सामान्यतः शासक वर्ग साहित्य, कला और संगीत के प्रेमी होता है और शासक वर्ग का आश्चर्य पाकर साहित्यकार, कलाकार और विद्वान निश्चित रूप से अपने कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन लोकतंत्र में समस्त ध्यान राजनीति पर केंद्रित हो जाने के कारण साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उदासीनता व्याप्त हो जाती है। यानी आलोचकों का कहना है कि लोकतंत्र में इन चीज़ों को, साहित्य को
संस्कृति को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, यहाँ तो केवल राजनीति ही चलती है। इसके अलावा लोकतांत्रिक समानता के बारे में आलोचकों का कहना है कि जो समानता की बात कही जाती है वो भी अपने आप में एक भ्रम है। व्यवहार में जब निर्धन व्यक्ति जब चुनाव में भले ही खड़े हो जाए लेकिन उनकी विजय की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में भी समानता एक भ्रम है। उत्तरदायी शासन, यानी लोकतंत्र में बात कही जाती है जनता की बढ़ती उत्तरदायित्व, लेकिन अनुशासन शब्दों में लोकतंत्र के प्रति सार्वजनिक मामलों में एक ऐसे अविचार, एक ऐसे असंयम, एक ऐसे पागलपन के प्रदर्शन की ओर होती है जिन इसका कोई सदस्य अपने व्यक्तिगत मामलों में प्रदर्शित करने का सौपन नहीं देख सकता। इसके अलावा राजनीतिक शिक्षा की बात हम गुणों में पढ़ी थी, लेकिन आलोचकों को कहना है ये भी अपने आप में एक दम्भ है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि लोकतंत्र जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है। राजनीतिक दल प्रत्येक बात को जनता के सामने एक विशेष रंग में रंग कर प्रस्तुत करते हैं, यानी जो राजनेता होते हैं वो जनता को सही शिक्षा नहीं देते, भ्रमित करती है। तो आलोचकों को कहना है कि राजनीतिक शिक्षा भी अपने आप में एक झूठा दावा है। मतदाताओं की उदासीनता, आलोचकों को कहना है कि मतदाता जब मतदान होते हैं तो हम देखते हैं 50 से 60% के बीच मतदान ही होते हैं और बाकी लोग वोट देने ही नहीं जाते हैं। तो आलोचकों को कहना है कि लोकतंत्र में सही अर्थों में जनता का शासन हम नहीं कह सकते, क्योंकि आधे व्यक्ति तो घरों में ही रहते, वोट देने जाते नहीं है, और आधे व्यक्तियों की जब शासन सत्ता बनती है तो वो निश्चित रूप से हम लोगों की सत्ता या लोकतंत्र नहीं कह सकते। इसके अलावा पेशेवर राजनीतिज्ञों का विकास भी हो जाता है। लोकतंत्र में ऐसा किया जाता है कि योग्य और ईमानदार व्यक्ति राजनीति में रुचि लेंगे, लेकिन व्यवहार में स्थिति विपरीत होती है। परिश्रमी और कार्यकुशल व्यक्ति अपनी जीविकोपार्जन में लगे रहते हैं और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। दूसरी, जो व्यक्ति किसी व्यापार से या पेशे को ईमानदारी योग्यता के साथ नहीं कर पाते वे राजनीति को ही अपना धंधा बना लेते हैं, यानी और जब वो धंधा बना लेते हैं तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पनपता है। तो इस प्रकार लोकतंत्र में कई खामियां भी बताई, लेकिन ये खामियां भले ही दिखे लेकिन ये खामियां लोकतंत्र में न होकर लोकतंत्र का उपयोग करने वाले लोगों की उदासीनता के कारण ये खामियां है। तो निष्कर्ष रूप से हम यही कह सकते हैं कि अन्य शासन व्यवस्था के बजाय लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था, भले ही उनमें कुछ कमियां लेकिन उन कमियों को दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र हमेशा सर्वश्रेष्ठ बना रहेगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।